हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सीरीज पढ़ रहे थे और उस सीरीज में हमने मैक्सिमम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। अभी कुछ पार्ट्स उसमें बचे भी हैं जिसको हम लोग फ्यूचर रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। और अब आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा बीएनएस है, जो अब पहले आईपीसी था, अब बीएनएस है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। तो इस बीएनएस में या आईपीसी में अगर सबसे पहला पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी डिस्कस्ड अंडर दिस लेक्चर वी कैन से। तो जो पहला सबसे जरूरी चीज है वो हमारा है अपराध के बारे में पढ़ना है। हमको अपराध के बारे में ही हमको आईपीसी में पढ़ना है या बीएनएस में पढ़ना है। तो आखिर अपराध क्या है और कैसे अपराध होता है, और ये चीजें समझनी होंगी, और उस अपराध का एक्चुअल में क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है या इसेंशियल क्राइटेरिया है जो होनी चाहिए एक अपराध होने के लिए ना। तो सबसे पहले वी कैन डिस्कस वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग बाय द एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम, या हम कह सकते हैं कि अपराध के आवश्यक तत्व या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ क्राइम। तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मेंसरिया है, जिसको हम लोग मनः स्थिति बोलते हैं। अगर जैसे सपोज करिए कि देयर इज ए पर्सन हु इज अबाउट टू कमिट अ क्राइम या हु वांट्स टू कमिट अ क्राइम, तो बिना उसकी जब तक उसके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि मुझे ऐसा अपराध करना है, और उस ख्याल के लिए वह जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल कि उस व्यक्ति से अपराध हो पाए। अपराध होने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि उस व्यक्ति के मन में ये ख्याल आना चाहिए। तो दैट मेंटल स्टेटस, वो मानसिक स्थिति जो उस व्यक्ति की है, उसी को हम लोग कहते हैं मेंटल स्टेटस या मेंसरिया या मनः स्थिति। इसके लिए एक हमको लैटिन मैगजीन मिलता है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नisi मेंसिट रिया, मीनिंग देयर बाई कि एन एक्ट इज इटसेल्फ नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय अ गिल्टी माइंड। कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं है जब तक वो गिल्टी माइंड से भी न किया गया हो। ठीक है, तो उसको करने के लिए अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो वो अपराध अपराध नहीं माना जाएगा ना। जैसे देखिए क्या लिखा है, मीनिंग देयर बाय एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। हाँ, आपका जो शरीर है जो अपराध कर रहा है, उस शरीर के अपराध करने के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी उस अपराध में इन्वॉल्व होना चाहिए। दिस इज द इसेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर हेड। मान लीजिए ये हो गया हमारी मनस्थिति। मान लीजिए हमने मन में ख्याल मेरे आया कि मुझे अपराध करना चाहिए, आई वुड लाइक टू किल मिस्टर एक्स, या आई शुड किल मिस्टर एक्स, मुझे एक्स की हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा ख्याल मेरे मन में आया। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्स बी डेड, या एक्स का मरना तब तक संभव नहीं है। मैं मारना तो चाहता हूँ एक्स को, बट एक्स का मरना तब तक संभव नहीं है जब तक कि मैं कोई एक्ट करूंगा इन फर्दरेंस ऑफ माई इंटेंशन। जो मेरी इच्छा है, जैसे मैं एक्स को मारना चाहता हूँ और उस मारने के लिए मैंने क्या किया एक्चुअली, क्या मैं ख्याली पुलाव ही पका रहा हूँ, तो दैट ख्याली पुलाव विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ अरे कह सकते हैं कि नॉट वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, दैट इज नॉट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो उस अपराध को होने के लिए उसकी इसेंशियल्स को फुलफिल नहीं करता है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको अपराध करना है तो फर्स्टली यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट आई एम अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस। सेकेंडली यू विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब आपने सोचा, फिर उस सोच के जरिए से उसको एक्चुअल में कमीशन उसका आपने किया, उस कार्य को एक्चुअली किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टस रियस या कार्य या एक्चुअल एक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए अब अपराध हमने करने के लिए दो चीजें देखी कि सबसे पहली चीज कि मानसिक स्थिति होनी चाहिए कि मुझे अपराध करना है, दूसरी चीज कि मैंने अपराध करने के लिए कोई काम भी कर दिया, तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है दैट इज अ ह्यूमन बीइंग शुड बी इन्वॉल्व इन द क्राइम ना। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको कि आपको आपके मन में आया कि आपको क्राइम करना है, और फिर दूसरे आपने एक्ट कर दिया। तो तीसरी चीज, क्या वो एक्ट किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया है या
whether that act is not committed by any ह्यूमन बीइंग ना। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि एक कुत्ता है, कुत्ते भी आपको काटते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, आपने बाइक से उसकी पूंछ को दबा दिया और उसके मन में आया एग्रेशन कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हर्ट मी, आई विल आल्सो हर्ट हिम। रिवेंज का भावना जो हम लोगों में होता है वैसा कुत्तों के भी, क्योंकि सभी एनिमल्स के मन में ऐसी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। तो कुत्ते को लगा कि हमको इसको काट लेना चाहिए और कुत्ते ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। इसका मतलब कुत्ते के मन में आया कि हमको काटना चाहिए, मेंटल स्टेटस है। दूसरी चीज, कुत्ते ने एक्शन भी किया आपको काटने के लिए, उसने अपना प्रयास भी किया। तीसरी चीज जो होनी चाहिए थी, दैट इज ह्यूमन बीइंग। हम लोग इसलिए कुत्ते को, जब कुत्ता किसी को काटता है तो कुत्ते को पनिश न करके बल्कि उसके ओनर को पनिश करते हैं, बिकॉज अ कुत्ता विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल या अ पर्सन टू कमिट अ क्राइम। कोई भी अपराध करने के लिए कुत्ते को हम कॉम्पिटेंट नहीं मान सकते हैं कि वो उस अपराध को कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो मेंटल स्टेटस का रिक्वायरमेंट है, वो मेंटल स्टेटस द पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कंसीडर या अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट दैट ही इज एक्चुअली डूइंग। जो वो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस या उसको समझ में आना चाहिए, तभी वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब तीन चीजें हमने समझी। पहला चीज मेंस रिया होनी चाहिए, दूसरी चीज एक्टस रिया सीन होनी चाहिए, तीसरी चीज ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी ए काइंड ऑफ इंजरी। जब तक इंजरी नहीं हुई है तब तक भी हम उसको अपराध नहीं मानेंगे। ठीक, ये चार चीजें हो गई अपराध होने के लिए। अपराध होने के लिए आवश्यक तत्व में क्या क्या हमने जाना? मनस्थिति हो गई, कार्य हो गया, और वो कार्य जो है किसी मनुष्य के द्वारा होना चाहिए, और चौथी इंजरी होनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो हमारा इंटेंशन है वो कैसा होना चाहिए या कितने कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हम तो जानते ही हैं, इंटेंशन मीन्स अ इंटेंशन, मतलब जैसे मुझे कुछ करना है तो ये मेरे मन में ये ख्याल आया तो ये इंटेंशन हो गया। दूसरी चीज, इससे हम अपराध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो गई? रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मीन्स होता है सावधानी का अपोजिट असावधानी। तो असावधानी दूसरी चीज हो गई। जैसे सपोज कीजिए कि यू आर ड्राइविंग कार एंड यू ड्रोव योर कार एक्चुअली रेकलेसनेसली। तो आपने क्या किया? अपनी गाड़ी को ऐसे चलाई, असावधानी पूर्वक चलाई। और तीसरी चीज है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस में क्या डिफरेंस है? बहुत माइनर डिफरेंस है। नेग्लिजेंस मीन्स भी होता है कहीं ना कहीं असावधानी, और रेकलेसनेस मीन्स भी होता है असावधानी। लेकिन रेकलेसनेस में और नेग्लिजेंस में अंतर क्या है? नेग्लिजेंस में वो व्यक्ति एक्चुअल में जानता है कि मुझे कितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी ना, और जो प्रॉक्सिमिटी है समझने की, वो प्रॉक्सिमिटी रेकलेसनेस में कम है, नेग्लिजेंस में ज्यादा है। नेग्लिजेंस का मतलब, जैसे मैं बाइक चला रहा हूं तो मुझे पता है कि अगर मैंने नहीं चलाया सही से तो एक्सीडेंट हो सकता है। और रेकलेसनेसली मतलब कि मैंने बाइक चलाया तो, लेकिन जितनी केयर, जितनी कॉशन चाहिए थी उतनी कॉशन का मैंने ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। फिर चौथी चीज क्या होनी चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। मतलब जिस इंटेंशन का मतलब, इंटेंशन इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय नॉलेज ना, नॉलेज होता ही है इंटेंशन में। अगर नॉलेज नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंप्लीट इंटेंशन है ना। तो ये चार तरह की कैटेगरीज हो गई। इसके बाद हम आते हैं केसेस पे मेंसरिया को समझने के लिए ना। मेंसरिया का भी हमने आपको मैगजीन बताया था, एक्टस नन फेसिट निसी मेंसिट रिया, एन एक्ट इज नॉट अ क्राइम अनलेस सपोर्टेड बाय अ, देखिए, एक्टस नन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, एन एक्ट इज नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय अ मेंटल स्टेटस या अनलेस सपोर्टेड बाय गिल्टी माइंड। तो अब मेंसरिया हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो सबसे पहला हमको जो केस देखने को मिलता है, दैट इज द आर वर्सेस प्रिंस। इस केस में एक्चुअल में फैक्ट क्या था? तो देयर वाज अ पर्सन हेनरी प्रिंस, जो उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एनी फिलिप था, और जो एक्चुअल में 14 साल की थी। और प्रिंस कौन सा था? एक्चुअल में एक लेजिस्लेशन था
कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने गार्जियंस मतलब उस व्यक्ति के गार्जियनशिप से उस किसी भी व्यक्ति को ले जाता है और चीज अगर अगर वो 16 साल से कम का है तो ऐसे व्यक्ति को किडनैपिंग के लिए पनिश किया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि गर्ल वॉज देयर जिसका नाम एनी फिलिप था और उसकी उम्र एक्चुअल में कितनी थी, 14 साल। और उसने प्रिंस को बताया कि उसकी 18 साल उम्र है और प्रिंस ने इस बात को विश्वास करके उसके साथ उसको ले गया। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ऑनरेबल कोर्ट अफर्म द प्रिंस कन्विक्शन holding that where a statute is silent on the mens rea, the court is not bound to read in a mens rea requirement. This means that Prince's reasonable belief as to the girl's age was not a defense to the charge under the statute. मतलब प्रिंस ने जो रीजनेबली बिलीव किया था उस गर्ल्स के कंटेंशन पे कि हाँ तुम 18 साल की हो मैं मान लेता हूँ, वो रीजनेबल बिलीफ वाज नॉट कंसीडर्ड बाय द कोर्ट बिकॉज ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड कि what you are doing, what Prince was doing was actually against the societal principles या against the कभी भी आप भले आप प्रिंस को ये बात पता थी कि जो मैं कर रहा हूँ that is actually a crime that cannot be कह सकते हैं कि उसमें हमको कोई बचाव नहीं मिल सकता, ये बात प्रिंस को पता थी और ये जानते हुए भी उसने अपराध किया। दैट्स व्हाई ही शुड बी स्ट्रिक्टली हेल्ड लायबल, दिस वाज द जजमेंट ऑफ द केस। ठीक है, मतलब उसको इस चीज का बचाव नहीं मिला कि व्हाट ही डिड ऑन द बिलीफ ऑफ एक्चुअल दैट इज द रीजनेबल बिलीफ उसकी थी ना, तो इस बात का बचाव प्रिंस को नहीं मिला एंड ही वाज लायबल, हेल्ड लायबल। ठीक है, फिर दूसरा केस हम लोग जो मेंस रिया के हेड में पढ़ते हैं दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज द आर वर्सेस टॉल्सन। ये 1889 का केस है और इस केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्चुअल में, एक लड़की थी मिस टॉल्सन जिनकी शादी हुई थी, हाँ, तो और शादी के बाद उनके हस्बैंड एक्चुअल में गायब हो गए। he disappeared after the marriage and she waited for her husband actually for at least 6 years, 6 सालों तक उसने अपने पति का इंतजार किया। बट क्या हुआ कि काफी इंतजार करने के बाद भी जब उसको रीजनेबल बिलीफ हो गया, रीजनेबली उसको ऐसा महसूस हुआ कि अब आई कैन नॉट वेट एनी मोर, अब उसको लगा कि अब मेरी इंतजार की एक लिमिट है वो अब पूरी हो गई है, तो उसने क्या किया, सी अगेन गॉट मैरिड और उसने 7 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही उसने शादी कर ली। तो जो 7 साल की अवधि से पूरा होना से पहले ही शादी कर लिया जाना अपने आप में अपराध है। एंड सी वॉज, और उसके हस्बैंड जैसे ही उसने दूसरी शादी की, देखिए इसमें क्या लिखा है, द डिफेंडेंट मिस टॉल्सन मैरिड हर हस्बैंड इन सितंबर 1880, हाउएवर इन दिसंबर 1881 ही डिसअपीयर्ड व्हेन, मतलब 1880 में शादी किया सितंबर में और दिसंबर में 1881 में वो गायब हो गया। मिस टॉल्सन हर्ड नो न्यूज, उसको कोई पता नहीं चला कि हमारा हस्बैंड जिंदा है या उसकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद जैसे ही उसकी शादी हुई और उसके 11 मंथ के बाद उसके हस्बैंड अचानक से वापस आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगाया कि यू आर गिल्टी फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, आपने दूसरा विवाह करके आपने अपराध किया। तो while considering this court honorable this case honorable judgment honorable court of the जो थी लोअर कोर्ट, उसने कहा कि ये जो कन्विक्शन है दैट इज अगेंस्ट हर एंड, क्योंकि जो ये मिस टॉल्सन थी इसको इस बात की रीजनेबल बिलीफ हो गई थी कि जैसे उसके अंदर हम लोग मेंसरिया पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि मेंसरिया जो है कहीं भी नहीं था मिस टॉल्सन के अंदर। शी वाज नॉट एक्चुअली प्लानिंग टू कमिट ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, या उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि उसको दूसरी शादी करनी पड़ी। बिकॉज ऑफ हर सर्कमस्टांसेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटल प्रेशर शी वाज फोर्स्ड एंड शी रीजनेबली बिलीव्ड दैट कि 6 साल तक तो वेट किया ही उसने, और उसको जब एक्चुअली में विश्वास हो ही गया कि अब नहीं आएंगे हमारे पति, तो उसने शादी कर ली। इसलिए उसकी इस एक्ट को या उसके इस एक्ट को अपराध
नहीं माना गया, शी वॉज हेल्ड नॉट लाइबल ना। इसके बाद फिर जजमेंट आप लोग देख रहे हैं कि द केस स्टेब्लिश दैट मिस्टेक अ फैक्ट इफ रीजनेबल एंड इन गुड फेथ कैन निगेट द मेंस रिया, मतलब वो मेंस रिया को कहीं ना कहीं खारिज कर सकती है। एंड दिस प्रिंसिपल एक्सटेंडेड द बियॉन्ड बाइगेमी टू ऑफर टू अदर ऑफेंसेज वेयर द डिफेंडेंट जस्ट मिनट offenses where the defendant's honest belief impact their culpability, क्योंकि उसका बिलीफ जो था that was an honest belief, वहां पे उसने intentional ऐसा काम नहीं किया था, that is why she was not held liable in this case actually। फिर उसके बाद मेंसरिया के, अगर मेंसरिया की बात की जाए तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट केस एक और देखने को मिलता है, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, 1965 का केस है। और व्हाट वाज द फैक्ट, एक्चुअली द केस रिवॉल्व अराउंड द इंपोर्टेशन ऑफ गोल्ड इन इंडिया विदाउट द रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मिस्टर एमएच जॉर्ज थे जो जर्मन नेशनल थे, वो भारत आए और बिना किसी परमिशन के, जो एक्चुअल में अथॉरिटीज के द्वारा उनको परमिशन दी जाती है रिगार्डिंग इंपोर्टेशन ऑफ द गोल्ड, उन्होंने वो परमिशन नहीं ली। और जैसे ही वो बॉम्बे में उतरते हैं, ही वॉज एक्चुअली कॉट बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। और उनका कंटेंशन क्या था कि सर आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट इज अ क्राइम इन इंडिया ना, मुझे पता ही नहीं था। जैसे आप लोग एक लैटिन मैगजीन पढ़ते होंगे ना, इग्नोरेसिया फैसिट जूरिस, ignorancia juris excuse non excusat and ignorancia facit excusat, मतलब ignorance of fact is excusable। जैसे तथ्य की भूल जिसको हम लोग कह सकते हैं माफ की जा सकती है, और विधि की भूल माफ नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम सपोज कीजिए कि अगर विधि की भूल माफ कर देंगे तो एवरी पर्सन आफ्टर कमीशन ऑफ अ क्राइम विल क्लेम सर actually I was not aware of the particular offense, hence I should not be punished ना। जैसे रेप कर दिया, कह दिया कि सर मुझे नहीं पता था कि रेप करना अपराध होगा, इसलिए मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। मर्डर कर दिया, उसके बाद कहेगा सर मुझे नहीं पता था कि मर्डर करना अपराध है, इसलिए मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। तो दिस वाज आल्सो द सेम कंटेंशन ऑफ द एमएच जॉर्ज इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज 1965। तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, अच्छा एक बार इश्यू पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल इश्यू was whether the defendant could be convicted under section 8 subclause 1 of the Foreign Exchange Regulation Act 1947 even if he was unaware of the specific notification prohibiting। देखिए, यद्यपि कि उसको नहीं पता था कि कोई ऐसी नोटिफिकेशन इंडिया में है रिगार्डिंग द इम्पोर्ट एंड इम्पोर्टेशन ऑफ द गोल्ड विदाउट परमिशन, फिर भी उसको क्या हम सजा कर सकते हैं सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में। तो जजमेंट क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट्स कॉन्शियस एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग गोल्ड इनटू इंडिया विदाउट परमिशन was sufficient to establish the offense regardless of his awareness to the specific notification। मतलब जो एक्ट आप कर रहे हैं, जिस एक्ट का कमीशन आपने किया है, दैट एक्ट इज इटसेल्फ एन एविडेंस या इटसेल्फ अ स्टेटमेंट दैट इज हेल्ड दैट इज डिसाइडिंग या डिक्लेयरिंग यू लाइबल फॉर योर ऑफेंस। जो अपराध आपने किया वो अपने आप में खुद ही इतना पर्याप्त है कि वो आपके अपराध के लिए आपको लाइबल डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि सर आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सच काइंड्स ऑफ कमीशंस। ठीक है, तो इसलिए एमएच जॉर्ज को भी इस अपराध में क्या किया गया, दंडित किया गया। तो बेसिकली आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मेंसरिया में 3 केसेस पढ़े। पहला आर वर्सेस प्रिंस, ये सभी बहुत लीडिंग केस हैं। फिर आर वर्सेस प्रिंस के बाद क्वीन वर्सेस टॉल्सन, और तीसरा केस पढ़ा हमने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इसके बाद भी बहुत सारे केसेज हैं। मैं इतने ही केसेज में आपको अपना वीडियो समअप करूंगा, क्योंकि ये जो ज़्यादा केसेज अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई आई एम नॉट
एक्सटेंडिंग माई वीडियो। और आज की क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ कंटेंट ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिनके लॉ कॉलेजेस में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे क्लासेस चलती ही नहीं ना। तो माई मोटो इज ओनली टू हेल्प दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।